इजराइल से मिले झटके के बाद भी हिजबुल्लाह ने हार नहीं मानी है और अब ईरान के इशारे पर इजराइल में 10 मिलिट्री बेस टारगेट तय कर दिए गए। हिजबुल्लाह अगला हमला अगले कुछ घंटों में ही कर सकता है। हिजबुल्लाह का वायदा है कि अगले हमले के बाद इजराइल 10 साल तक रोता रहेगा। हिजबुल्लाह ने टारगेट सेट कर लिए हैं। हिजबुल्लाह के 10,000 रॉकेट वाली सुनामी किसी भी वक्त लॉन्च की जा सकती है। 10,000 रॉकेट को 10 मिनट में दागने का प्लान है। 10,000 रॉकेट से इजराइल के 10 मिलिट्री बेस को तबाह करने की तैयारी है। 10,000 रॉकेट से इजराइल को 10 साल का सदमा देना चाहता है हिजबुल्लाह। लेबनान और इजराइल के बीच ताजा हमलों के बाद युद्ध पक्का माना जा रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह के टारगेट पर अब इजराइल के ऐसे मिलिट्री बेस हैं जिसकी नेतन्याहू को उम्मीद भी नहीं थी। इजराइल के जिन मिलिट्री बेस को खतरा है उनके बारे में जानने से पहले देखिए हिजबुल्लाह का रॉकेट गोदाम, जो हमास के मुकाबले 10 गुना ज्यादा पावरफुल बताया जाता है। हिजबुल्लाह के कत्यूशा रॉकेट की रेंज 25 किलोमीटर तक है। ये 10 सेकंड में टारगेट हिट करता है। इससे आगे हिजबुल्लाह के पास है फज्र 3 नाम का रॉकेट, रेंज है 45 किलोमीटर, टारगेट पर 35 सेकंड में पहुंचता है। हिजबुल्लाह के पास है फज्र 5 रॉकेट, जिसकी रेंज है 75 किलोमीटर, टारगेट पर 50 सेकंड में फटता है। हिजबुल्लाह के पास है खैबर रॉकेट, जिसकी रेंज है 100 किलोमीटर, टारगेट पर 75 सेकंड में फटता है। हिजबुल्लाह के पास है ज़िलज़ाल 2 रॉकेट, इसकी रेंज 200 किलोमीटर बताई जाती है। इसमें 600 किलो विस्फोटक फिट किया जा सकता है और ये 120 सेकंड में टारगेट पर पहुंच जाता है। यानी हिजबुल्लाह का रॉकेट का गोदाम पूरे इजराइल को कवर करता है। इसमें इजराइल का हर शहर रेंज में है। इजराइल को डर है कि उसकी राजधानी तेल अवीव सबसे बड़ा टारगेट है। इसके अलावा हाइफा का बंदरगाह खतरे में है। अशदोद और एश्किलॉन भी हिजबुल्लाह की रेंज में है। बीरशेबा शहर को भी हिजबुल्लाह अपनी रॉकेट रेंज में कवर करता है। लेकिन खतरा उत्तरी इजराइल में ज्यादा है, जहां हिजबुल्लाह के छोटी दूरी के रॉकेट भी कहर मचा रहे हैं। उत्तरी गोलान, दक्षिणी गोलान, ऊपरी गलील, निचली गलील, मध्य गलील, बीट शियान घाटी, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर इजराइल ने हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों को देखते हुए बहुत सी पाबंदियां लगा दी हैं। इन इलाकों में इजराइल के जितने मिलिट्री बेस हैं, सब हिजबुल्लाह के निशाने पर हैं। Close, so we can't go in the water with the kids, but it's okay. It's so dangerous, so it's okay. We are happy to be in Tel Aviv. We feel okay. I'm not scared, but it's better to go to the beach, but it's okay. We are going to do something else. इस वक्त लेबनान और इजराइल के मौत वाले बॉर्डर पर हिजबुल्लाह का पूरा कंट्रोल नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह ऐसी मिसाइल फायर कर रहा है जिसके आगे इजराइल के टैंक अपनी तोप रगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह ने निकाली है 3 बहुत ही खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ये मिसाइल ईरान से सप्लाई की जाती रही हैं और ऐसी मिसाइलों का हिजबुल्लाह के पास बहुत बड़ा जखीरा है। रॉकेट हमलों के साथ साथ पिन पॉइंट अटैक के लिए हिजबुल्लाह एंटी टैंक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। 3 तरह की इन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों में पहली है कॉर्नेट, जिसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है। ये रूस की मिसाइल है, लेकिन अब ईरान इसका देसी वर्जन दहलाविया तैयार कर चुका है और ऐसी बहुत सी मिसाइल अब हिजबुल्लाह के पास हैं। दूसरी है BGM-71 टो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रेंज है 3.5 किलोमीटर। ये अमेरिका में बनी मिसाइल है, लेकिन अब इसकी नकल ईरान तैयार कर रहा है और उसने हिजबुल्लाह को सप्लाई की है। तीसरी है 85 कॉनकुर्स, रेंज 4 किलोमीटर। ये भी रूस ने बनाई है और अब ईरान में ये तोसान नाम से तैयार की जाती है। ऐसी मिसाइलों से हिजबुल्लाह लेबनान इजराइल बॉर्डर पर
लगातार अटैक कर रहा है और इजराइल के सामने हालात ऐसे हैं कि उसे रिएक्शन का वक्त भी नहीं मिलता। कुछ दिन पहले हिजबुल्लाह ने एक ड्रोन वीडियो रिलीज करके इजराइल को चौंका दिया था। इस वीडियो में हिजबुल्लाह का एक क्वाडकॉप्टर ड्रोन इजराइल के खुफिया ठिकाने में घुसकर वहां लगे कम्युनिकेशन टावर की करीब से वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। इजराइल के खिलाफ 416 लड़ाकों को खोने वाला हिजबुल्लाह बहुत भड़का हुआ है। ऐसा ही एक और वीडियो पूरे इजराइल में कोहराम मचा चुका है। हिजबुल्लाह दावा कर रहा है कि अब इजराइल के इंच इलाके और उसके बड़े ठिकानों की तफसील उसके पास है। उनकी सही लोकेशन और उनके बड़े राज उसके पास पहुंच चुके हैं। नए ड्रोन वीडियो में हिजबुल्लाह ने दिखाया है कि उसका एक ड्रोन इजराइल के ऊपर उड़ रहा है। 10 मिनट की इस फुटेज में ड्रोन इजराइल के कई शहरों पर उड़ा है। जो ड्रोन इजराइल में घुसा वो कई खुफिया ठिकानों की तस्वीर खींचकर वापस लेबनान ले गया। इजराइल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। ये ड्रोन उत्तरी इजराइल के किरियात शमोना, नहरिया, सफद, कारमील, अफूला शहरों से लेकर इजराइल के हाइफा पोर्ट तक उड़ता हुआ दिखाया गया है। 10 मिनट के वीडियो में हिजबुल्लाह ने दिखाया इजराइल का अंत। 10 मिनट के वीडियो में नसरल्लाह ने दिखाया अपना खुफिया मिशन। 10 मिनट के वीडियो में क्या हिजबुल्लाह ने खोज निकाला इजराइल का एटम बम। 10 मिनट के वीडियो में हिजबुल्लाह ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को दिया 440 वोल्ट का झटका। हिजबुल्लाह ने इजराइल को डराने वाला वीडियो जारी किया तो नेतन्याहू की सरकार के हाथ पांव फूल गए। अब तक हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में नेतन्याहू को बहुत बड़ा सदमा दिया है। हिजबुल्लाह का एक हमला इजरायली सेना के रुतबे पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसा है और अब हिजबुल्लाह की तरफ से जारी की गई ड्रोन फुटेज ने इजराइल के सामने बड़े खतरे की घंटी बजानी शुरू कर दी है। وهو يعرف أنه لن يكون هناك مكان في الكيان بمنأى عن صواريخنا ومسيراتنا। हाइफा पोर्ट पर इजराइल की नेवी का बेस है। यहाँ इजराइल नौसेना के शिप खड़े होते हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने वाला सामान भी यहाँ बड़े पैमाने पर स्टोर किया जाता है। हाइफा पोर्ट के आसपास की पूरी टोह लेने वाले हिजबुल्लाह के ड्रोन ने इजराइल कैंप में खलबली मचा दी है। 10 मिनट के वीडियो में इस ड्रोन ने ऐसे ठिकानों को फिल्माया है जिसे देखकर नेतन्याहू को मोसाद समेत इजरायली सेना के हर कमांडर की मीटिंग बुलानी पड़ी। लेकिन इजराइल के सबसे बड़े खौफ को भी देखिए। छोटे मोटे रॉकेट्स के साथ हिजबुल्लाह के पास है M600 मिसाइल जो ईरान के फतेह 110 मिसाइल की कॉपी कही जाती है। इसकी रेंज है 300 किलोमीटर। इसके अलावा हिजबुल्लाह के पास 700 किलोमीटर रेंज वाली स्कर्ट मिसाइल भी है और ये पश्चिम एशिया में अमेरिकी अड्डों को भी तबाह कर सकती है। Israel should protect herself immediately, strongly, and without any about the circumstances. It's very bad that we came to this point, but there is no other way. Israel should protect themselves. Israel should don't ask the world about their opinion. Israel should take any cautions to take care of the citizens. कुल मिलाकर इजराइल में डर बहुत ज्यादा है और वो इसे लेकर अलर्ट भी है। 2006 में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच 34 दिन तक युद्ध चला था। तब इजराइल के 121 सैनिकों को मिलाकर 160 लोग मारे गए, जबकि हिजबुल्लाह के 250 लड़ाकों समेत लेबनान के 1200 लोगों की मौत हुई थी। हम अपनी वीडियो लाइब्रेरी से 17 साल पहले लड़े गए इस युद्ध की तस्वीरें निकाल कर लाए हैं ताकि इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि इजराइल फिर से लेबनान का वही हाल कर सकता है जो वो इस बार गाजा का कर रहा है। इस वक्त इजराइल लेबनान बॉर्डर के करीब कई इलाके खाली हो चुके हैं। लेबनान में बॉर्डर के आसपास 60 किलोमीटर के दायरे में 30,000 की आबादी अपना घर छोड़कर जा चुकी है। लेकिन दहशत इजराइल में भी है। हाइफा जैसे बड़े शहरों में भी डर पसरा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि 2006 के मुकाबले हिजबुल्लाह इस बार 10 गुना ताकत से इजराइल पर हमले कर सकता है और अब उसकी ताकत इतनी बढ़ गई है कि वो रोज इजराइल पर 1,500 रॉकेट से हमले अंजाम दे सकता है। כל יצור אנושי אמור לחיות וזכאי לחיות בבטחה ובשלום, וזה יותר חשוב ממי צודק. אם אנחנו או הם או הנוצרים, זה לא משנה מה, צריך לחיות בשלום. देखा जाए तो हिजबुल्लाह वो संगठन है जिसे ईरान से पूरी मदद मिलती है और ईरान
हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल भी करता आया है। लेकिन इजराइल ने अगर हिजबुल्लाह का हाल हमास जैसा करने का फैसला किया तो लेबनान में साल 2006 वाले युद्ध की तबाही दोहराई जा सकती है। इजराइल को एक और बहुत बड़ा झटका तुर्की से मिल सकता है। तुर्की ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रख दिया है और सीरिया बॉर्डर पर तुर्की और रूस ने जॉइंट पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। इससे पहले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन कह चुके हैं कि जरूरत पड़ी तो इजराइल को उसके घर में घुसकर मारेंगे। और अब रूस से पक्की दोस्ती दिखा करके तुर्की अमेरिका को बताना चाहता है कि नेटो में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। दुनिया में अपनी सैनिक ताकत से दुश्मनों में खौफ पैदा कर देने वाला संगठन। दुनिया के 32 अमीर देशों का सैनिक संगठन। दुनिया भर में हथियारों की सप्लाई करने वाला संगठन। अमेरिका जिस संगठन पर करता है गर्व, उस संगठन में अब पड़ सकती है फूट। टूटेगा नेटो, तोड़ेंगे एर्दोआन। गृह युद्ध की आग में झुलसते देश सीरिया की उत्तरी सीमा पर तुर्की और रूस ने ज्वाइंट पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। रूस और तुर्की की सेना के टैंक मूव कर रहे हैं। सीमा पर दोनों के फौज गश्त लगा रही है। तुर्की खुलकर सीरिया के उस बशर अल असद सरकार के साथ खड़ा हो गया है जिसका विरोध अमेरिका का टॉप एजेंडा है। सवाल है तुर्की जो कि नेटो का सदस्य देश है, सीरिया के बशर अल असद के समर्थन में और इसके लिए रूस का साथ क्यों दे रहा है? क्या तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के दिमाग में नेटो में फुट का कोई बड़ा प्लान चल रहा है? तुर्की के एर्दोआन और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच की अंडरस्टैंडिंग समझे बिना यह समझ पाना मुश्किल है कि नेटो का मेंबर होने के बावजूद तुर्की अक्सर अमेरिका के खिलाफ क्यों खड़ा दिखता है। क्यों दुनिया भर के एक्सपर्ट मानते हैं कि तुर्की भले ही नेटो का सदस्य है लेकिन उसकी सहानुभूति अमेरिका विरोधी देश ईरान, रूस, लेबनान, यमन, फिलिस्तीन, चीन और उत्तर कोरिया जैसे देशों के साथ दिखती है। इसके पीछे की वजह को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि तुर्की वो देश है जो ईरान इजराइल के तनाव के बीच ही नहीं, यूक्रेन रूस के युद्ध के बीच भी बहुत बड़ी भूमिका निभाने की स्थिति में है। तुर्की वो देश है जिसके राष्ट्रपति एर्दोआन ने खुलकर दो टूक शब्दों में कहा कि वो हमास के समर्थन में इजराइल के भीतर घुसकर हमला कर सकते हैं। जाहिर है ये जवाब किसी और को नहीं बल्कि नेटो के लीडर अमेरिका को है। तुर्की वो देश है जो यूक्रेन रूस युद्ध में रूस के साथ खड़ा दिखता है। तुर्की ही वो देश है जहां रूस से यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन अंकारा पहुंचे थे शांति समझौते के लिए। लिहाजा तुर्की के हर कदम पर पूरी दुनिया की नजर होती है। इसलिए तुर्की अगर नए ढंग से रूस के साथ मिलकर सीरिया बॉर्डर पर गश्त लगा रहा है तो खबर बड़ी बन जाती है क्योंकि तुर्की उसका समर्थन कर रहा है जिसका विरोध नेटो करता है। लिहाजा सवाल उठता है कि क्या टूटेगा नेटो, तोड़ेंगे एर्दोआन? एर्दोआन और पुतिन के बीच जबरदस्त बॉन्डिंग है। इस वक्त रूस को तुर्की जैसे देशों की जरूरत भी बहुत है।
तुर्की नेटो के भीतर बैठकर रूस का समर्थन करने वाला अकेला देश है और जो हालात इस समय रूस के कुर्स्क में पैदा हुए हैं उससे एर्दोआन पुतिन के लिए सिर्फ अहम नहीं बल्कि बहुत अहम हो गए हैं। एर्दोआन क्यों नेटो में डाल सकते हैं फूट, इसकी डिटेल दिखाने से पहले रूस के कुर्स्क में क्या चल रहा है देख लेते हैं। यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क में बने तीसरे पुल को भी गिरा दिया है। यूक्रेन के वायु सेना कमांडर माइकोला ओलेश्चुक ने इसकी पुष्टि की है। ये सभी पुल कुर्स्क के ग्लुस्कोवस्की जिले में सीम नदी पर बने थे। अल जजीरा के मुताबिक इन सभी पुलों के टूटने से रूस की सप्लाई लाइन पर असर पड़ेगा। सीम नदी पर पहला पुल जिसे शुक्रवार को यूक्रेन की सेना ने उड़ाया, कुर्स्क का दूसरा पुल जिसे यूक्रेनी सेना ने ड्रोन से उड़ाया था, सीम नदी पर रूस का तीसरा पुल जिसे यूक्रेन ने उड़ाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि वे कुर्स्क के इलाके पर हमला कर रहे हैं ताकि इसे बफर जोन बनाया जा सके। बफर जोन में दो देशों के बीच में खाली जगह होती है, इस जगह पर किसी का कब्जा नहीं होता। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेन ने रूसी शहर सुज्जा पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेनी सेना रूस में 35 किलोमीटर अंदर तक घुस चुकी है। ज़ेलेंस्की ने वीडियो संदेश में कहा कि सुज्जा में अब यूक्रेनी मिलिट्री कमांडेंट का सेंटर खुल चुका है। 6 अगस्त को यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क इलाके पर हमला किया था। यूक्रेनी सेना ने 15 दिनों में रूस के 92 गांवों पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के अचानक हमले के बाद 2 लाख से ज्यादा रूसी नागरिकों को अपने घरों से भागने पर मजबूर होना पड़ा है। 2.5 सालों के युद्ध में इस तरह के पलटवार की आशंका पुतिन को शायद ही होगी। पुतिन अपने सैनिक कमांडरों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। पुतिन यूक्रेन पर कब्जा करने निकले थे और अब अपनी ही जमीन के लिए लड़ रहे हैं, वो भी अपने से बहुत कमजोर देश यूक्रेन से। क्यों? इसीलिए क्योंकि यूक्रेन जमीन पर बस लड़ता दिख रहा है। उसके पीछे की ताकत वो नेटो है जो हथियार सप्लाई कर रहा है, जो ज़ेलेंस्की को हर संभव मदद कर रहा है। और वो किस लिए? क्योंकि रूस की सीमा से सटे देश यूक्रेन में संगठन का विस्तार हो सके। यूक्रेनी वेबसाइट कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक यूक्रेनी सेना के जनरल स्टाफ ने दावा किया है कि 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमले के बाद से 6,03,000 रूसी सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। जनरल स्टाफ ने टेलीग्राम पर कहा कि यूक्रेन ने पिछले 2.5 साल में रूस के 8,552 टैंक्स, 16,542 बख्तरबंद गाड़ियां, 17,216 आर्टिलरी सिस्टम, 1,166 रॉकेट सिस्टम, 928 एयर डिफेंस सिस्टम, 367 हवाई जहाज, 328 हेलीकॉप्टर, 13,902 ड्रोन, 28 जहाज और 1 सबमरीन बर्बाद हो चुके हैं। यूक्रेन के जनरल स्टाफ के दावे की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन कुर्स्क की तबाही की तस्वीरें तो कम से कम सच दिखा रही है कि पुतिन किस कदर ज़ेलेंस्की की फौज के हमलों से बेचैन हैं। ऐसे में ही तुर्की जैसे देश का साथ मिलना पुतिन के लिए जलते जख्म पर मरहम का काम करेगा। लेकिन सवाल है कि एर्दोआन को इसकी जरूरत क्यों दिखती है कि वो नेटो जैसे शक्तिशाली संगठन में होने के बावजूद अमेरिका के दुश्मन देश रूस के साथ गलबाहियां करें। ये समझने के लिए आपको तुर्की की नेटो तोड़ो वाली रणनीति की डिटेल समझनी होगी। इस्लामिक नीतियों पर चलने वाले एर्दोआन 2003 में सत्ता में आने के बाद से ही इजरायल के खिलाफ मुखर रहे हैं। फिलिस्तीनियों के प्रति इजरायल के रवैये की सख्त आलोचना करते रहे हैं। एर्दोआन गजा में इजरायल की कार्रवाई को अपराध बताते कह चुके हैं कि यह नरसंहार है। एर्दोआन हमास, जिसे इजरायल, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन आतंकी संगठन कहते हैं, उसको लेकर मानते हैं कि एक ऐसा समूह है जो अपनी जमीन और लोगों के लिए लड़ रहा है। तो मध्य पूर्व में अपनी इस्लामिक नीतियों के कारण एर्दोआन हमास के साथ खड़े हैं, जिसका अमेरिका विरोध करता है। सीरिया जैसे देश में बशर अल असद के समर्थन के कारण एर्दोआन यहाँ भी अमेरिका के विरोध में हैं। जाहिर है जब नेटो लीडर का इतना विरोध एर्दोआन करेंगे तो उन्हें समर्थक भी चाहिए, और रूस यही एर्दोआन के साथ खड़ा मिलता है। ताजा उदाहरण देखिए, सीरिया में टूटेगा नेटो। बशर अल असद की सरकार का समर्थन करने के लिए पुतिन ने रूसी लड़ाकों को भी सीरिया में भेजा है। अभी 2 दिन पहले ही उत्तर पश्चिमी
सीरिया में एक अमेरिकी ड्रोन हमले में आतंकवादी संगठन अल-कायदा से जुड़ा एक सीनियर आतंकी सरगना अबू अब्दुल रहमान अल मक्की ढेर हो गया। अमेरिका ने मक्की के सफाए के बाद राहत की सांस ली है, लेकिन पुतिन के लिए इसे एक बड़ा झटका माना जा रहा है। पुतिन लंबे समय से सीरिया में बशर अल असद की सरकार का समर्थन कर रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अब्दुल रहमान अल मक्की सीरिया में आतंकवादी गतिविधियों की निगरानी करने का जिम्मेदार था। मक्की हुरास अल दीन की शूरा परिषद का सदस्य था। हुरास अल दीन, जिसे धर्म के संरक्षक के रूप में जाना जाता है, अल-कायदा से जुड़ा एक समूह है। मक्की आतंकी संगठन अल-कायदा में एक बड़ा कद रखता था। इसके कारण अमेरिका उसे अपने देश के लिए सीधा खतरा मानता रहा है। हुरास अल दीन की एक महत्वाकांक्षा अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ हमले करने की है। तुर्की के हित नेटो संगठन के मकसद से टकराते हैं और पुतिन का टकराव नेटो से तो सर्वविदित है। लिहाजा एर्दोआन और पुतिन मिलते हैं तो दुनिया को आश्चर्य नहीं होगा और इस क्रम में नेटो में टूट होनी तय है। अगले 24 घंटे हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। इजराइल के हमले के बाद हिजबुल्लाह ने हर घंटे 1000 रॉकेट फायर करने का प्लान बनाया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इजराइल ऐसे अटैक को इस वक्त रोक पाएगा? हिजबुल्लाह का रॉकेट युद्ध, इजराइल में 48 घंटे इमरजेंसी। पिछले 24 घंटे में गाजा युद्ध अब लेबनान युद्ध में बदल चुका है। इजराइल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह लड़ाकों के बीच इतनी भीषण जंग हो रही है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। इजरायली सेना और हिजबुल्लाह लड़ाकों ने एक दूसरे पर भीषण हवाई और जमीनी हमले किए हैं। सबसे ताजा खबर यही है कि इजराइल ने जहां दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के सैकड़ों अड्डों को तबाह और बर्बाद कर डाला है, तो वहीं हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में मौजूद इजराइल के सैन्य ठिकानों पर सैकड़ों कत्यूशा रॉकेट दाग दिए हैं। हिजबुल्लाह के इस भयानक हमले का आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इजराइल में 48 घंटे के लिए इमरजेंसी लगा दी गई है और इस वक्त पूरी इजरायली सेना हिजबुल्लाह के हमलों से निपटने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। हिजबुल्लाह का ऑपरेशन कमांडर शुरू। इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने सुबह 5 बजे इजराइल पर हजारों रॉकेट से हमला करने का प्लान बनाया था, जिसके खिलाफ इजराइल ने बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक की है। हिजबुल्लाह ने भी डंके की चोट पर कहा कि उसने अपने टॉप कमांडर फुआद शुकर की हत्या का बदला लेना शुरू कर दिया है। हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि इस वक्त हिजबुल्लाह किस तरह से उत्तरी इजराइल पर भीषण हमले कर रहा है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि सुबह 5 बजे इजराइल को दक्षिणी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के अड्डों पर हमला करने की जरूरत क्यों पड़ी। 40 एयर स्ट्राइक से 1000 अड्डे तबाह। इस एनिमेशन से आप समझ सकते हैं कि इजराइल ने हिजबुल्लाह पर कब और कहां हमले किए। इजरायली सेना का दावा है इजराइल के कमांड सेंटर से हिजबुल्लाह के अड्डों पर हवाई हमले किए गए हैं। हिजबुल्लाह के सभी अड्डे दक्षिणी लेबनान से इजराइल पर बड़ा हमला करने जा रहे थे। दावा किया गया कि आईडीएफ के लड़ाकू जेट F-35 से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले हुए हैं। दावा किया गया कि इजराइल के जबरदस्त हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के लॉन्चिंग पैड तबाह हो गए हैं।
जिसमें सैकड़ों हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए। इजराइल का यहां तक दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के दर्जनों रॉकेट और मिसाइल डिपो को तबाह और बर्बाद कर डाला है। आप जरा इस वीडियो को देखिए जो 25 अगस्त का है। इस वीडियो में पीएम नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट और इजरायली सेना के टॉप कमांडर मौजूद हैं। दावा किया गया कि हिजबुल्लाह पर एयर स्ट्राइक के दौरान यह वीडियो बनाया गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नेतन्याहू के पीछे कई टीवी स्क्रीन लगी हैं, जिसमें इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट दक्षिणी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं। इस टॉप मीटिंग में मौजूद सभी के चेहरे बेहद गंभीर दिख रहे हैं। 25 सेकंड के इस वीडियो को इजरायली रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। בוקר אנחנו זיהינו היערכות של חיזבאללה לתקוף את ישראל. בעצה אחת עם שר הביטחון והרמטכ"ל, הנחינו את צה"ל לפעול באופן יזום להסיר את האיום. צה"ל פועל מאז בעוצמה לסכל את האיומים. הוא חיסל אלפי רקטות שכוונו לצפון הארץ, הוא מסכל גם איומים רבים אחרים, פועל בעוצמה גדולה, הן בהגנה והן בהתקפה. אני מבקש מכם, אזרחי ישראל, להישמע להנחיות פיקוד העורף. אנחנו נחושים לעשות הכל כדי להגן על המדינה שלנו, להחזיר את תושבי הצפון בבטחה לבתיהם. इजराइल की एयर स्ट्राइक बेहद घातक थी, जिसके बाद हिजबुल्लाह ने जबरदस्त पलटवार उत्तरी इजराइल में किया है। आप भी जान लीजिए हिजबुल्लाह इजराइल से कैसे बदला ले रहा है। हिजबुल्लाह के दावों के मुताबिक उसने 320 कत्यूशा रॉकेट से इजराइल पर बड़ा हमला किया है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने 15 से ज्यादा इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह का यह हमला इतना घातक था कि इजराइल का आयरन डोम भी कई कत्यूशा रॉकेट को तबाह नहीं कर पाया। हिजबुल्लाह के कत्यूशा रॉकेट से भारी तबाही हुई है। हालांकि इजरायली सेना का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के बड़े हमले को नाकाम कर दिया है। 100 जेट ने तबाह किए 6000 कत्यूशा रॉकेट। हिजबुल्लाह के हमले के बाद से ही लेबनान से लगे इजरायली इलाके में लगातार सायरनों की आवाज गूंज रही है। इजरायली सेना ने इस हमले के बाद पूरे इजराइल में इमरजेंसी लागू कर दी है। अब आप ये भी जान लीजिए इजरायली सेना और हिजबुल्लाह लड़ाकों के बीच जंग पर क्या दावे किए गए हैं। इजरायली सेना का दावा है कि हिजबुल्लाह सुबह 5 बजे 6000 रॉकेट और मिसाइल से उत्तरी इजराइल पर हमला करने जा रहा था। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों का कहना है कि हिजबुल्लाह इजराइल के टीएलवी पर सुबह 5 बजे हवाई हमले करने जा रहा था। इजरायली सेना का दावा है कि उसके 100 लड़ाकू जेट ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के हजारों अड्डों को तबाह कर डाला है। आईडीएफ का यह भी दावा है कि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर 210 कत्यूशा रॉकेट और 20 आत्मघाती ड्रोन से हमला किया। आईडीएफ प्रवक्ता ने दावा किया है कि इजरायली फाइटर जेट ने हिजबुल्लाह के 200 से ज्यादा लॉन्चिंग पैड और 6000 रॉकेट और लड़ाकू ड्रोन तबाह कर दिए हैं। वहीं हिजबुल्लाह का साफ कहना है कि उसने इजराइल से अपने कमांडर फुआद शुक्र की हत्या का बदला लेना शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के रामोत नफ्ताली में एक इजरायली सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। इसमें कई इजरायलियों के मारे जाने की खबर है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने अगले 48 घंटों के लिए इजराइल में आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। A short while ago, the IDF identified Hezbollah terrorist organization preparing to fire missiles, rockets towards Israeli territory. In a self-defense act to remove these threats, the IDF is striking terror targets in Lebanon from which Hezbollah was planning to launch their attacks on Israeli civilians. This follows more than 6,700 rockets, missiles, and explosive UAVs fired by Hezbollah at Israeli families, homes, and communities
since October 8th. इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काट्ज ने दो टूक कहा है कि अब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले होते रहेंगे। ईरान की शैतानी धुरी बन चुके हिजबुल्लाह को हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। हिजबुल्लाह का इरादा उत्तरी और मध्य इजराइल में लक्ष्यों को निशाना बनाना था, लेकिन हमारी सेना ने उसे रोक दिया है। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि इजरायली सेना अगले 48 घंटे तक दक्षिणी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले करते रहेगी। इजरायली सेना के एक वीडियो में इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हवेली अपने टॉप कमांडर्स के साथ बैठे हुए देखे जा सकते हैं। वीडियो में दावा किया गया है कि यह वीडियो इजराइल की राजधानी तेल अवीव में एक अंडरग्राउंड कमांड सेंटर का है, जहां से हिजबुल्लाह पर किए जा रहे हमलों पर नजर रखी जा रही है। 7 अक्टूबर 2023 को जब इजराइल पर हमला किया गया था, तो उसके अगले दिन 8 अक्टूबर 2023 को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दक्षिणी लेबनान से हमले शुरू कर दिए थे। हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह ने ईरान के इशारे पर डंके की चोट पर हमले शुरू कराए थे। जरा आप भी जान लीजिए कितना खतरनाक है हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरुल्लाह। हसन नसरुल्लाह को शिया विद्वान माना जाता है, जो लेबनान में हिजबुल्लाह ग्रुप का प्रमुख है। इस ग्रुप को इस समय लेबनान के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों में गिना जाता है, जिसकी अपनी सशस्त्र विंग भी है। हसन नसरुल्लाह का जन्म 1960 में बेरूत में हुआ था। इस वक्त हसन नसरुल्लाह लगभग 64 साल का हो चुका है। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने नसरुल्लाह के इशारे पर 2006 में इजराइल से 34 दिन तक भयानक युद्ध किया था। अक्टूबर 2021 में नसरुल्लाह ने कहा था, हिजबुल्लाह के पास 1 लाख लड़ाके हैं, जो इसे इजराइल जैसे दुश्मनों को तबाह करने के लिए काफी हैं। गाजा युद्ध के दौरान हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने साफ कहा कि हम फिलिस्तीनियों की मौत का बदला लेंगे। बेरूत में मारे गए हिजबुल्लाह के नंबर 2 टॉप कमांडर फुआद शुकर की मौत का बदला लेने का ऐलान भी हसन नसरुल्लाह कर चुका है। हसन नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह को बहुत मजबूत बना दिया है। जरा हिजबुल्लाह के इस वीडियो को देखिए, जहां एक विशाल सुरंग में हिजबुल्लाह के खतरनाक लड़ाके घातक हथियारों से लैस दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में हिजबुल्लाह के लड़ाके सुपर सोल्जर्स की तरह नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह की सुरंगों की खास बात यह है कि ये लगभग 2 मंजिल ऊंची हैं। सुरंग में घातक मिसाइलें, रॉकेट भरे पड़े हैं। बड़े बड़े ट्रकों पर सैकड़ों मिसाइलें लदी हुई हैं। चौंकाने वाले हिजबुल्लाह के वीडियो में नई इमाद 4 सुरंग दिखाई गई है। अभी तक दुनिया हमास की सुरंगों के बारे में जानती थी, लेकिन पहली बार हिजबुल्लाह ने घातक हथियारों से लैस सुरंग दिखाकर इजराइल और उनके सहयोगियों के होश उड़ा दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के कहने पर ही हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना पर हमले तेज कर दिए हैं। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह और सुप्रीम लीडर खामनेई के कहने पर हिजबुल्लाह ने पहली बार सुरंग मिसाइलें इजराइल पर हमला करने के लिए खोद दी हैं। الأساسي بعد ما طلعناه، القوات الأساسية بعد ما استخدمناها. لمعلوماتكم نحن بعدنا حجز قوات مش عاملين. نحن الشباب يشتغلوا بالجبهة خدمة إجازة، يعني بيروح بيخدم وقته، بيرجع على بيته، بيطلع بديله بيخدم وقته، بيرجع على بيته، وهكذا. ومع ذلك عاملين الإنجازات المعمولة بالشمال اللي سألوا الإسرائيليين عنها. अब देखना होगा ऐसे हालात में इजराइल हिजबुल्लाह के घातक हमलों से कैसे निपटता है। फिलहाल अगले 48 घंटे तक इजराइल लगातार दक्षिणी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले करता रहेगा। ईरान ने अब तक इजराइल पर हमला क्यों नहीं किया? इस सवाल के जवाब पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। अब जो खबरें ईरान से आ रही है, उसके मुताबिक ईरान ने अपने बंकर से घातक लड़ाकू विमान
F4 फैंटम अटैक के लिए तैयार कर दिए हैं और दावा यह किया जा रहा है कि ईरान अब इजराइल पर जबरदस्त मिसाइलों के साथ F4 फैंटम जेट से हमले करने जा रहा है। इजराइल को फाड़ेगा ईरान का F4 फैंटम। अभी तक आपने ईरान के 48 बंकरों में मौजूद एक से बढ़कर एक घातक मिसाइलें, बम और ड्रोन देखे हैं। अब आप देखिए ईरान का वो खूनी हवाई लड़ाका जिसे F4 फैंटम जेट कहा जाता है। युद्ध के मैदान में ईरान का ये हवाई लड़ाका किसी प्रेत से कम साबित नहीं होगा। बाज की तरह झपट्टा मारने वाला ये ईरानी लड़ाकू जेट बहुत बड़े मिशन पर निकल चुका है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ईरान के F4 फैंटम को जंग में उतारने के लिए ईरान के एक जेम्स बॉन्ड ने अमेरिका और इजराइल को जबरदस्त खुफिया मात दी है। इजराइल का काल, ईरान का F4 जेट। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एयरफोर्स इस वक्त इजरायली मिशन पर जुटी हुई है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ईरान इजराइल पर ऐसा हवाई हमला करने जा रहा है जिसके बारे में ना तो इजराइल को भनक लग पाई और ना ही अमेरिका ईरान के वॉर प्लान को समझ पाया। 300 दिन से ज्यादा की गाजा जंग के बाद इजराइल पर ईरान घातक हवाई हमला करने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इजरायली वायुसेना के खिलाफ ईरान ने उन अमेरिकी विमानों से हमला करने का प्लान बनाया है जो 70 और 80 के दशक में ईरान को अमेरिका से मिले थे। ईरान ने बंकर से F4 फैंटम लड़ाकू विमानों को जंग के मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। जरा देखिए ईरान इजराइल के कई इलाकों पर किस तरह से हमला करने जा रहा है। खबर के दावों के मुताबिक ईरान ने इसलिए इजराइल पर हमला करने में देरी की ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फाइटर जेट को हमला करने के लिए तैयार कर सके। दावों के मुताबिक इस वक्त ईरानी वायुसेना के टॉप फाइटर पायलट्स ने F4 फैंटम से इजराइल पर हमला करने की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। दावा किया गया है कि इजराइल पर F4 फैंटम जेट से बड़े हवाई हमले किए जाएंगे। खासतौर से इजराइल के हाइफा और तेल अवीव पर ईरान की खास नजर है। दावों के मुताबिक अगर ईरान के लड़ाकू विमान F4 फैंटम इजराइल के हाइफा और तेल अवीव पर हमला करने में कामयाब हो जाते हैं तो एक तरह से अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा साबित होगा, क्योंकि ईरान के पास जो फैंटम 4 लड़ाकू विमान इस वक्त हैं, वो सभी लड़ाकू विमान ईरान को अमेरिका से मिले थे। ईरान अपने मिसाइल और हवाई ताकत के दम पर ही इजराइल को गंभीर नतीजे भुगतने की धमकियां दे रहा है और ईरान की धमकी को पीएम नेतन्याहू जरा भी नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। و فکر میکنه که میتواند کشورها را با ترور دانشمندان هسته‌ای را در خیابان‌ها ترور کنند تا یک کشور از دستیابی به انرژی هسته‌ای باز بماند. این مضحک‌ترین استراتژی است برای دستیابی به یک هدف سیاسی. برای اونها سناریوهای مقابله رهبر یک جریان انقلابی و مبارز آزادی‌خواه कैसे ईरान के एक जेम्स बॉन्ड ने अमेरिका से F4 जेट के कलपुर्जों को ईरान पहुंचाया और अब यही F4 फैंटम जेट इजराइल और अमेरिका पर भारी पड़ने जा रहे हैं। खबर के मुताबिक अमेरिकी न्याय विभाग यानी DOJ ने ईरान को मैकडॉनल्ड डगलस F4 फैंटम विमान के कलपुर्जों की तस्करी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। दावा किया गया है कि एक अमेरिकी ईरानी F4 फैंटम जेट को जबरदस्त हवाई ताकत देने के लिए लगातार अमेरिका से जेट के कलपुर्जों की तस्करी कर रहा था। दावा किया गया है ईरानी जेम्स बॉन्ड के नाम से मशहूर जेफरी नादर ने कैलिफोर्निया स्थित कंपनी प्रो एरो कैपिटल के जरिए F4 फैंटम जेट के कलपुर्जों को ईरान पहुंचाया है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के जेम्स बॉन्ड जेफरी नादर ने 2023 से ईरान को लगभग 30 जेट विमानों के लिए कलपुर्जे पहुंचा दिए थे। ईरान को अमेरिका से 1979 में F4 फैंटम विमान मिले थे। दावा किया जा रहा है ईरान के पास बंकर में
60 से ज्यादा F4 फैंटम फाइटर जेट मौजूद हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एयरफोर्स के पास इस वक्त 4 एयरबेस हैं जिन पर लगभग 60 F4 जेट तैनात हैं। एयरबेस बंदर अब्बास, बुशहर, चाबहार और हमादान में ईरान ने हमला करने के लिए F4 फैंटम तैनात कर रखे हैं। F4 2 सीटों वाला फाइटर जेट है। पूरी तरह से लोड किए गए F4 का वजन 28 टन हो जाता है। F4 दूसरे विमानों की तुलना में 10 फीट लंबा है। बहुत भारी होने के बावजूद F4 मैक 2.2 पर उड़ सकता है और 60,000 फीट तक पहुंच सकता है। F4 अपने पंखों और धड़ के नीचे 9 हार्ड पॉइंट पर 18,000 पाउंड की मिसाइलें, बम, बाहरी ईंधन टैंक और जैमिंग गियर ले जा सकता है। हवाई युद्ध के लिए फैंटम 4 हीट सीकिंग AIM-9 साइडवाइंडर मिसाइलों के साथ साथ 4 दूसरे AIM-7 स्पैरो सेमी एक्टिव रडार मिसाइलों को ले जा सकता है। इन सभी खासियतों के अलावा फैंटम को इतिहास का शायद सबसे बहुमुखी युद्धक विमान माना जाता है। F4 हवा से हवा में लड़ाई, हवा से जमीन पर लड़ाई और टोही उड़ानों की बेमिसाल खासियतें रखता है। F4 फैंटम के हमलों को देखते हुए ही इजराइल ने अपने लड़ाकू विमानों को हाई अलर्ट पर रखा है। אבל אפשרויות לכל דבר שהדרג המדיני יחליט שאנחנו נשארים על פילדלפי, נדע להישאר שם ולהישאר חזק. יחליט שאנחנו מנטרים ופושטים כל פעם שיש לנו אינדיקציה, נדע לעשות את זה. अब आप अंदाजा लगा लीजिए ईरान इजराइल पर हमला करने में देरी क्यों कर रहा है। क्यों इजराइल पर हमला करने से पहले ईरान ने अपने मिसाइल शहरों से दुनिया को चौंका दिया है। फाइटर जेट के साथ साथ ईरान मिसाइलों से घातक हमले का प्लान बना चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के आदेश पर बंकरों में मौजूद ईरान की मिसाइल ब्रिगेड ने पूरी तैयारी कर रखी है। ईरान ने बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों को अलग अलग तरह से हमला करने का प्लान बनाया है ताकि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया जा सके, खासतौर से आयरन डोम को। ईरान के मिसाइल सुनामी प्लान के मुताबिक ईरान इजराइल के तेल अवीव, हाइफा समेत 10 शहरों को टारगेट करेगा ताकि इजरायली सेना को संभलने का मौका ही ना मिले।